अंधेरे हो लाख मगर अंधेरे अनंत नहीं। अंधेरे हो लाख मगर अंधेरे अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं। नमस्कार, एक बार फिर ढेर सारा स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ हो, व्यस्त हो अपने काम में, अपने जीवन में, और मस्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ के। स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और मस्त रहना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन सेशन की। आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे एक क्विक रिकैप, और होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो हम करेंगे डिस्कस। कूलम्स लॉ आज का मेन टॉपिक। और सोंटू आपका दोस्त जो हर बार सवाल लेके आता है, देखते हैं आज कौन से सवाल लाया है। तो तैयार हो? चलो और करते हैं शुरुआत। हेलो बोल दो सोंटू को। हेलो कर रहे हैं, हाय बोल दो। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोलता है सवाल पहला? ये होमवर्क दिया था मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉल्व किया है ना? अब देखो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि मैंने एक बार कहा कि बेटा आपको हर लेक्चर में हर सवाल +5 - 1 की स्कीम रख के सॉल्व करना है। और लेक्चर का स्कोर प्लस होमवर्क आपको तुरंत मुझे बताना है लेक्चर के बाद, है ना? तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझको कमेंट में, तो कुछ लोगों ने बताया, साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, अलग अलग जगहों पे लोगों ने भेजा है। मतलब इससे एक सिंसियरिटी पता चलती है कि वाकई में अगर कहा गया है तो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और यही कनेक्ट है जो आपको मेंटेन रखना है। ओके, ये मत सोचो ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव रिकॉर्डेड, ये सारी फालतू बातें दिमाग से निकालो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अगर कह रहा हूं कि ये करना है तो करके तुरंत भेजो। इतनी सी बात है, ठीक है? और फिर चमत्कार देखो। चलिए करते हैं शुरुआत। सवाल क्या था? सवाल ये था, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड, ओके, विथ वुल, अ चार्ज ऑफ दिस मच, कितना चार्ज कहा गया है? -2 × 10⁻⁻⁷ कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन। मतलब पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं वुल से। जैसे मान लो कि ये पॉलीथीन है ना, ये पॉलीथीन है, और ये ये वुल है, वुल, ऐसा कुछ बना देते हैं, वुल। मान लो कि ये वुल है, ये पॉलीथीन है, आपने इन दोनों को रब किया, तो भैया क्या हुआ? किस में से किस में गया है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स गए हैं फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। ओके, वुल से लेकर पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ये गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब सवाल क्या है? हाउ मच अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन, कितना मास ट्रांसफर हुआ है? सर मास की तो चर्चा हो ही नहीं रही है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हर इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है ना, कुछ वजन है, बिल्कुल है। कितना? हमको ये मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके 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 ओके, इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये निकाल दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, खेल खत्म। जितने लोगों ने किया और सही आंसर निकाला उनको मेरी तरफ से बधाई, शाबाशी, है ना? और जिन्होंने नहीं किया, प्लीज सिंसियरली हर होमवर्क का हर सवाल अच्छे से करो, ठीक है? चलिए, तो कितना बन जाएगा ये? Q = NE आपने लिखा। चार्ज आपको देके रखा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं लूंगा क्योंकि हम सिर्फ नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो हमने लिख दिया n टाइम्स ऑफ ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से n आ जाएगा 2/1.6 इंटू 10⁻19। ऊपर जाएगा, 19 में से 7 गए 12, है ना? 10⁻12, ठीक है? 10⁻12, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टोटल मास। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे लिख रहा हूं कि टोटल मास ट्रांसफर्ड कितना होगा? मास ट्रांसफर्ड हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो इतने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इतना केजी का मास ट्रांसफर हो रहा है। नोट कर लो इसको सभी लोग तेज रफ्तार में। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। ये 1/2/1.6। देखो अब कैलकुलेशन देखना है ना, पूरा हममाली नहीं करनी है हमको इसको कैलकुलेट करने में। 2/1.6 अगर मैं 2 से काटता हूं तो ये बन जाएगा 1/0.8। मतलब इन शॉर्ट 10/8, मतलब इन शॉर्ट 5/4। 4 1 4, ठीक है? कितना बचेगा?
10 आएगा नीचे, 4 2 8 और फिर 4 बचेगा 40, मतलब 1.25। करके देख लेना, ऐसे ओरली इतना आपको पता होना चाहिए रफली, कुछ कुछ कैलकुलेशंस हेल्प करेंगी आपकी। तो ये नियरली 1.25 आएगा, नियरली नहीं एग्जैक्टली 1.25 ही आएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 10 आया, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 आया 20 मतलब 0, तो 4 5 ज़ा 20, तो 1.25 है ना। 1.25 इंटू 9.1। अब 1.25 इंटू 9.1 एग्जैक्टली कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि लेके बिल्कुल 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शंस हैं आपके पास, मान लो नीट में, CUET में, मेंस में, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो नियरेस्ट ऑप्शन मैच कर लेना। और अगर बोर्ड में भी करना है तो 1 प्लेस 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक फटाक से करके इसको देख लो। रफली दिख रहा है हमको कि ये 11 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 9 से थोड़ा ज़्यादा 1.25 टाइम्स ज़्यादा, मतलब इसका 1/4 कितना होता है, इसका 1/4 नियरली होता है 1 पॉइंट समथिंग। 9 को 4 भागों में 2 पॉइंट समथिंग, तो इससे 2 आगे कर चले जाओ, 1 9 1 9, और उसका 1/4 बढ़ाना है आपको, 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स ऑफ 9, 1.25 टाइम्स ऑफ 9, 9 का आधा 4.5, उसका आधा 1.25, तो इसमें 1.25 2.25। ठीक है, इसमें 2.25 ऐड कर दो तो 11.2 11.3 ऐसा कुछ आपका आंसर आने वाला है। इंटू 10 टू दी पावर करो ज़रा, कितना होता है, -31 + 12 मतलब -19, तो 11 पॉइंट समथिंग लिख रहा हूँ मैं, इंटू 10 टू दी पावर -19 kg, इतना मास ट्रांसफर हुआ है। इस बात को नोट कर लेंगे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही किया होगा, इसी तरह से कैलकुलेट किया होगा, है ना। अगर किया है तो होमवर्क में भी इस सवाल के लिए आप लिख लेंगे +4। ठीक है, +5 -1 की मार्किंग स्कीम हम लोग लेके चल रहे हैं, हर सवाल के लिए यही रखते हैं। ठीक है, +5 गलत किया तो -1, तो होमवर्क में भी आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ रहा है, ये रीड करो सवाल को, क्या कहता है ये। लेट्स रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। सवाल कह रहा है कि 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। अच्छा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द बॉडी। ये बढ़िया सवाल है। बोल क्या रहा है ये कि 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर सेकेंड है इतने, 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। अब ये पूछ क्या रहा है कि कितने समय में इतना चार्ज आ जाएगा। ये तो यूनिटरी मेथड का सवाल है, मतलब एक सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 सेकेंड में कितने चले जाएंगे 20। मैं बोलूं कि 100 सेकेंड का निकालो, या तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कह दिया आपको कि 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 200 सेकेंड में कितने जाएंगे, या तो 1000 इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में ट्रांसफर होंगे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम निकालोगे इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही है बात, थॉट समझ में आ रहा है। यूनिटरी मेथड, 2 रुपए में 4 टॉफी, 1 रुपए में कितनी टॉफी, 100 रुपए में कितनी टॉफी, ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द टोटल चार्ज ऑफ दिस मच। अगर ये टोटल चार्ज है तो क्यों ना मैं इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं जो मुझे चाहिए इतने चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, क्यू कितना लिखा हुआ है, 1 कूलम्ब, अच्छी बात है, इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19। ये आपके पास आ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होंगे तब जाके क्या कहोगे आप, तब जाके आप कहोगे कि भैया 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो गया है। और 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 9 सेकेंड्स का टाइम चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, क्या किया मैंने ये, 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 9 सेकेंड, है ना। 2 रुपए में 4 टॉफी,
1 रुपए में 4/2 टॉफी, या तो एक टॉफी 2/4 रुपए की। 2 रुपए में 2 रुपीज इक्वल टू 4 टॉफी, ठीक है। तो 1 रुपी इक्वल टू 2 टॉफी, ठीक है। 1 टॉफी इक्वल टू 1/2 रुपी, 8 आने की टॉफी। किसी भी तरह से समझ सकते हो, वही बात चल रही है। 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम इतना, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इंटू 2 कर दूंगा, है ना। टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है, अब टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है, वही तो बोला इन्होंने, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम निकाल के, 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम निकाल के इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग एन लिख देते, एन लिखा हुआ है हम लोगों ने, इसको हम लोग कैपिटल एन लिख देते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, एन से डिनोट कर रहा हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें, इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया हमारा गणित, ये आ गया हमारा टोटल टाइम, ये आ गया हमारा टोटल टाइम। कितना बन गया ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 10⁹ इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻19। खेल खत्म, खेल खत्म। अब इसको तेज रफ्तार में हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कर लो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको कैलकुलेशन में ही तो दिक्कत जाती है, चलो इसको तुमको तरीका भी बता देता हूँ, है ना, आसानी से सॉल्व करने का। क्या लिख दिया आप लोगों ने, आपने लिखा 1/1.6 इंटू, जो लिखा था उसको लिख देते हैं, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, 10⁻10 बच रहा है, ऊपर बच रहा है 10⁻10, है ना। तो ये पॉइंट हटाया, 10 इधर गया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2 5 2 8, बढ़िया। ये बन जाएगा पॉइंट, अब जैसे 8 को 5 से कैंसिल आउट कर रहे हो तो 50, 8 6 48, फिर 2 बचेगा, 8 2 8 5, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, कुछ कुछ ये आता है। ये आएगा कटने के बाद 0.625। अब करते करते मुझको तो ये कुछ फ्रैक्शंस याद हो गए, आपको भी हो जाएंगे। इंटू 10⁻10 सेकेंड्स, इतना समय लग रहा है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट इधर से हटा दूं अगर मैं, तो ये बन जाएगा 6.25, पॉइंट हटा के इधर लगा दिया, मतलब इन शॉर्ट इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर दिया, इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसको सर हमको तो डे ईयर ऐसे में रिप्रेजेंट करना है, हो सकता है ऑप्शन में ईयर में दिया हो, तो आप क्या करोगे, इसी को आप लिख सकते हो 1 डे इक्वल टू 24 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 दिन में इतने सेकेंड, एक ईयर में 365 डेज, है ना, और हर दिन में 24 घंटे इंटू 3600 सेकेंड। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ईयर में, आप इसको लिख दोगे 6.25 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 3600 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स। ये आपका आंसर आ गया, इतने साल। इसको कैलकुलेट कर लेना, नियरली 198 ईयर्स ऐसा कुछ आएगा, करके देख लेना इसको, ओके। हम लोग आंसर यहाँ पे छोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसने ये सही किया वो खुद को +5 कर लो, जिसने गलत किया वो खुद को -1 कर लो। नोट कर लेना भाई पूरा, ये सब्जेक्टिव सवाल है, बढ़िया, है ना। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या कहता है ये सवाल, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब इसमें हमको एक एजम्पशन मानना पड़ेगा कि यार अगर एक कप की हम बात करें, है ना, एक कप की अगर हम लोग बात करें, तो एक कप की क्वांटिटी देनी चाहिए थी यहाँ पे सवाल में, मेरी गलती है, मैंने आपको दी नहीं। अब ले लो 250 ग्राम्स, ठीक है, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में आपको निकालना है पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चलिए, मैंने क्योंकि इसमें आपको नहीं दिया था मास, है ना, इसलिए मैं आपको एक चांस और दे रहा हूँ। 250 ग्राम का वजन है इस कप ऑफ वाटर का, आपको इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है। सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, हिंट दे रहा हूं मैं, सुन लेंगे सभी लोग, हिंट दे रहा हूं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग 250 ग्राम्स में, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, वो निकालोगे। फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, ये निकालोगे, ठीक है। और फिर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाएगा, एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज ये पता चल जाएगा, तो टोटल मॉलिक्यूल्स का आप निकाल सकते हो, ठीक है।
मतलब आपने पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन ये निकाल लिया, तो उसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। एक मौका आपको मैं और दे रहा हूं, हिंट भी दे दिया, इसको कैलकुलेट करना। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने मास नहीं दिया था पहले, इसलिए मैं आपको एक मौका इसके लिए और दे रहा हूं। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्या कहता है ये सवाल, पढ़ लो। पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ वुल, ठीक है, एंड फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच। क्या ये सवाल हम कर चुके हैं, क्या ये सवाल हम कर चुके हैं? ऐसा ही कुछ सवाल था, है ना, ऐसा ही कुछ सवाल था। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। अब देखो ये पहला पार्ट तो बहुत ही बेसिक है। क्या कहा जा रहा है, पॉलीथीन, ये रही पॉलीथीन, है ना, और ये रहा वुल, ये रहा वुल, ये रहा वुल। बड़ी अच्छी बात है, ये रहा वुल, है ना। अब आपने क्या किया, दोनों को रब किया। जब आपने दोनों को रब किया तो पॉलीथीन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, वुल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। वुल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। अब कितना चार्ज आपको देके रखा है, चार्ज आपको देके रखा हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो इसको आप लिख देंगे n टाइम्स ऑफ E। और यही पूछ रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो यहां से आप n निकाल देंगे Q डिवाइडेड बाई E, और Q को आप लिख देंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाई E। E कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये आ गई है आपके सामने वैल्यू। इसको कैलकुलेट कीजिए सभी लोग तेज रफ्तार में। अगली चीज, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास? यस 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 यस। फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन? यस यस यस। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। टोटल मास ट्रांसफर्ड कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी 3 डिवाइडेड बाय 1.6, इसको ऊपर भेज दो, इंटू 10 टू दी पावर 12 इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कि हो जाता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है आपके सामने। नोट कीजिए भैया इसको तेज रफ्तार में सभी लोग, जल्दी एग्जैक्ट इसको कर लेना कैलकुलेट। ये कितना आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाय 1.6, ही नियरली आएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 12, ठीक है। और ये आपका 1.8 इंटू 9.1 करेंगे, इसको आप कर लीजिए कैलकुलेट, ठीक है। ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ, यू टू डू दिस एंड मैच द आंसर। अगर आपने ये सब सही किया है तो आप लोग खुद को मार्क करेंगे +5 और एल्स -1, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, बातें बढ़ाते हैं आगे। ये भी गो, ये भी गो, ये भी गो। अगला सवाल। अब ये सवाल जो है ये कूलम्स लॉ पे है, तो ये आज के लेक्चर के बाद हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि कल मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया नहीं था। ये सवाल थोड़ा जल्दी आ चुका है। आइए अब शुरुआत करते हैं हम कूलम्स लॉ की। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन अब आ रहा है, शुरुआत हो रही है। अभी तक हमने रीकैप और कल के न्यूमेरिकल्स, कल का होमवर्क डिस्कस किया है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं कूलम्स लॉ की। तो सभी लोग फोकस यहाँ पे एक जगह पे, ओके। अब देखो बात ऐसी है, हमको ये पता चला कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चार्जेस की अगर हम बात करें तो अभी तक चार्ज के बारे में हम क्या जानकारियां ले चुके हैं, चार्ज के बारे में हमको इतना मालूम है कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं, क्यू यानी चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसके साथ लिंक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। वो किसी दूसरे चार्ज से अट्रैक्ट हो सकता है या वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है उस फील्ड के कारण। मतलब अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, अगर वो लाइक हैं, लाइक का क्या मतलब, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो उनके बीच में क्या होता है, किस तरह का उनके बीच में इंटरैक्शन होता है, उनके बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शन होता है, यानी रिपल्शन होता है उनके बीच में, वो दूर जाना चाहते हैं एक दूसरे से। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक का अर्थ क्या है, अनलाइक का अर्थ है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर अगर दो चार्जेस हैं और आप कह रहे हो कि वो रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं,
कितना रिपेल या कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना है ये फोर्स। तो ये किन बातों पे डिपेंड करता है, बस यही बात समझने के लिए हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक को हमने Q1 लिख दिया, हम लोग इनके नेचर की अभी बात नहीं कर रहे हैं, एक को मैंने Q1 लिख दिया और दूसरे चार्ज को मैंने Q2 लिख दिया, बहुत ही बढ़िया, Q1 और Q2, ग्रेट। और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है जिसको हमने R कह दिया, जिसको हम लोगों ने R कह दिया, ठीक। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। मतलब वो जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा भी हो सकता है, दोनों को धक्का भी लग सकता है और दोनों एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं। मैं जनरल केस बता रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स किन बातों पे डिपेंड करेगा, वो फोर्स डिपेंड करेगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, Q1 पे भी डिपेंड करेगा, Q2 पे भी डिपेंड करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। अच्छा 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 अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, तो ये बातें आपने बताई कि ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा इंटरैक्शन, मैं इंटरैक्शन यूज कर रहा हूं टर्म, अट्रैक्शन या रिपल्शन के बदले, जितना पास उतना ज्यादा इंटरैक्शन, उतना ज्यादा फोर्स, जितना दूर उतना कम फोर्स, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, आर पे डिपेंड करेगा इनवर्सली। अच्छा ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आएगा सर, बेटा प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं के, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया कुछ ऐसा कि जो फोर्स है दैट्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड की, क्या मतलब सर मैग्नीट्यूड की, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसकी डायरेक्शन भी होगी, करेंगे उसकी डायरेक्शन की चर्चा, अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड की, ठीक है। सर ये के क्या लिख दिया है आपने, बताते हैं। के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लिख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की चर्चा अभी मैं करूंगा डिटेल में। सर के की यूनिट क्या बनेगी, के की यूनिट क्या बनेगी यार, के की यूनिट तो कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है सर, न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा सब लोग साथ साथ में बोलते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है, अलग से आपको टाइम नहीं मिलेगा लिखने करने का। ये सब अपने को बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी कि लेक्चर के 1 घंटे बाद तक बैठ के लिखे जा रहे हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, स्टार बना रहे हैं, ये सब नहीं करना है, लिखते चलो साथ साथ में, अलग से समय एक्सपेक्ट करो, है ना। रिवाइज करना है आपको, दूसरे भी तो सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। लेक्चर का समय 100% यूज़ करना है, पूरा लेक्चर A to Z इसी 1 घंटे सवा घंटे के ड्यूरेशन में आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो ये होता है के, ये होता है के, लिख दिया हम लोगों ने, लिख दिया हम लोगों ने। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी एप्सिलॉन नॉट पे, है ना। चलो सर आपने यूनिट्स भी बता दी, इसकी वैल्यू भी बता दो। बेटा इसकी वैल्यू होती है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बात करते हैं, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। यूनिट लिखिए आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, और के को आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या कहा आपने, एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपने कहा कि यह है परमिटिविटी, परमिटिविटी। अब जब एप्सिलॉन नॉट लिखूं मैं, उसके नीचे गोला बना दूं, तो ये कहलाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या तो वैक्यूम या तो एयर। क्या मतलब है सर इस बात का, थोड़ा विस्तार में समझाओ इस बात को, आइए समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। मान लो ये दो चार्जेस हैं, मान लो ये दो चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2। अब आपने इन दोनों चार्जेस को रखा हुआ है एयर में या वैक्यूम में, है ना, फ्री स्पेस में। तो इनके बीच में कुछ फोर्स होगा, बिल्कुल होगा, और इनके बीच में जो फोर्स होगा, अगर मान लो ये एयर में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को
आप लिखेंगे के यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वेयर। अगर इन चार्जेस को उठा के मैं पानी में रख दूं, घासलेट में रख दूं, पेट्रोल में रख दूं, किसी ऑयल में रख दूं, हनी में रख दूं, मिल्क में रख दूं, एल्कोहल में नहीं, एल्कोहल वगैरह में नहीं रखेंगे, किसी भी मीडियम में रख दूं, मैं किसी भी मीडियम में रख दूं, तो क्या होगा? तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। क्या कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी ये जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं जो दो चार्जेस के बीच में लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो मासेस के बीच में लगता है, वो होता है सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखते हैं? जैसे ये इलेक्ट्रो की बात करूं मैं, और यहां पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप बोलते हैं कि सर ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनको आपने रख दिया कुछ सेपरेशन पे जो कि है R। हाँ या ना? हाँ जी। तो ये कितना फोर्स लगता है? ये लगता है K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बटा आर स्क्वेयर। और यहां पे आप क्या कहते हैं कि दो मासेस जो होते हैं M1 M2 जो कि R डिस्टेंस पे रखे हुए हों, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है? उनके बीच में फोर्स लगता है G टाइम्स ऑफ M1 M2 बटा आर स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है गुरु, वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके? मीडियम के। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन मीडियम। अच्छा 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 अच्छा, ये काम की बात है, बहुत ज्यादा बेसिक और काम की बात है कि ये फोर्स डिपेंड कर रहा है मीडियम पे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपने के लिखा है ना, वो के में इन्वॉल्व है परमिटिविटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या है? एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं चर्चा करूं तो वो परमिटिविटी है। अब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, इस टर्म को थोड़ा सा समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट बोलूं तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और अगर मैं एप्सिलॉन एम लिखूं तो ये कहलाएगी परमिटिविटी किसी भी मीडियम की, परमिटिविटी ऑफ एनी गिवन मीडियम, ये कहलाएगी परमिटिविटी किसी भी मीडियम की। मतलब क्या है सर इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि किसी भी मीडियम में चार्जेस को रखने पे उनके बीच का इंटरैक्शन कितना चेंज हो रहा है। और वो चेंज क्यों होगा? वो इसलिए चेंज होगा कि मान लो जैसे ये चार्ज है, मान लो जैसे ये चार्ज है ना Q1, अब ये Q2 को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों कर पाएगा? समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है? समझना ध्यान से। चलो Q2 पे ले जाके तुमको बिठा देते हैं। तुमको लिया हम लोगों ने और हमने तुमको बिठा दिया Q2 पे। ये अपना नाम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है? तुम बैठे हुए हो यहाँ पे, या तो हमने सोंटू को बिठा दिया चार्ज Q2 पे। अब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह। मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल बातों को समझने के लिए सिर्फ हम लोग उदाहरण ले रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रही हैं, और अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को धक्का देगा ऐसे। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, देगा ना। अब ये हवा में रखे हुए थे तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा था, आपने ले जाके इनको पानी में रख दिया, ये मत बोलना सोंटू डूब जाएगा, आपने ले जाके इनको पानी में रख दिया, तो पानी में रखने पे इनके बीच का इंटरैक्शन कैसे चेंज हुआ? पानी में रखने पे मीडियम की परमिटिविटी चेंज हुई। परमिटिविटी का अर्थ क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम ड्यू टू विच दैट मीडियम कैन परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। मतलब कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में कितनी सपोर्ट हो रही है, कोई मीडियम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना आने दे रहा है, कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है वो चार्ज उस मीडियम में। समझ रहे हो? फील आ रही है बात की? कि आपने हवा में रखा एक चार्ज को तो हो सकता है कि यहां पे बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्री हैं यहां पे, है ना?
एयर परमिट कर रही है उसको पूरी 100% कंप्लीटली, आपने ले जाके पानी में रख दिया तो उतनी एफिशिएंट नहीं बची अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतनी परमिटिविटी नहीं बची इसकी। फील आ रही, समझ पा रहे हो, तार जुड़ रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो कि डिपेंडेंसी लाता है मीडियम पे, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख देते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। के की वैल्यू आपने लिखी 9 × 10⁻⁹, तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 4π डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹। खैर एप्सिलॉन नॉट आता है 8.85 × 10⁻⁻12। वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। यूनिट एग्जैक्टली इसकी उल्टी कर दीजिए, इसकी उलट कर दीजिए, यूनिट c² डिवाइडेड बाय n/m², ठीक है। इतनी बात को नोट कीजिए तेज रफ्तार में सभी लोग, काम की बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात ये, फिर अगले पेज पे आते हैं, उसको भी नोट कीजिए, दिस है ना। लिख ली चर्चा कूलम्स लॉ की। ये होता है कूलम्स लॉ, इतना होता है इतनी होती है के की वैल्यू। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग। के पे चर्चा हो गई, के की यूनिट्स पे चर्चा हो गई, परमिटिविटी पे चर्चा हो गई। अब एक और चर्चा करते हैं कि सर आपने ये बोला कि कोई मीडियम रखने पे, आपने ये बताया सर कि कोई मीडियम अगर हम रखें तो उस मीडियम के रखने के कारण जो चार्जेस के बीच का फोर्स है वो चेंज होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एप्सिलॉन चेंज हो रहा है। एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा, मीडियम के लिए एप्सिलॉन मीडियम लिखोगे। क्या मतलब सर इस बात का, समझना। जैसे मान लीजिए मैंने दो चार्जेस को, है ना, यहां पे मैं एक केस ले रहा हूं, केस 1 केस 2, देखते चलना बस, है ना, मजा आने वाला है। केस 1 में आपने लिखा चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। केस 2 में हमने लिखा चार्जेस प्लेस्ड इन अ गिवन मीडियम। चार्जेस को आपने किसी मीडियम में रख दिया। अब जैसे जैसे ये रहे दो चार्जेस, ठीक है, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, ये आपने रखा इनको R सेपरेशन पे, तो इनके बीच में फोर्स कितना बन जाएगा? इनके बीच का फोर्स बन जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। और दूसरे केस में आप क्या लिखोगे? दूसरे केस में आप लिखोगे, एक सेकंड, है ना, हाँ जी, दूसरे केस में आप लिखोगे, ये जैसे Q1 है, ये Q2 है, Q1 Q2, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, ये रख दिया आपने सेपरेशन। अब यहाँ पे परमिटिविटी कितनी है मीडियम की? एप्सिलॉन नॉट है एयर की। यहाँ पे आपने एप्सिलॉन मीडियम रखा, तो सीधी सी बात है, मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा एफ डैश, या तो फोर्स इन दैट मीडियम इज गोइंग टू बी 1/4π एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन मीडियम, नॉट तो एयर के लिए है, वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है, हम बात कर रहे हैं मीडियम की। तो यहाँ पे आएगा, बोलते चलना है, चुप नहीं बैठना है, एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बहुत शानदार, मजा आ गया, ऑसम, ठीक है। तो ये आपने दोनों बातों को कंपेयर किया इधर, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, अब मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, अब ये क्या होती है, क्या बनाइए रिलेटिव परमिटिविटी, समझना है ना। एप्सिलॉन रिलेटिव, एप्सिलॉन आर, ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको, ओके। और ये होता है रेशो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम फ्री स्पेस, कुछ भी लिख लो, ठीक है, एयर/वैक्यूम/फ्री स्पेस, ठीक है। समझ में आती है बात, क्या बोल रहा हूं मैं, काम की बात है बहुत ज्यादा। डब्बे में डालो इसको, स्टार बना के 2-3 बना लेना। तो ये होती है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर को आपने लिख दिया एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूं?
क्या मैं एप्सिलन मीडियम को एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या ये वैल्यू उठा के इधर मैं रख सकता हूं? क्या ये वैल्यू उठा के ऊपर रख सकता हूं मैं? क्या इस वैल्यू को हम लोग यहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कर दो। तो कितना बन जाएगा किसी गिवन मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला? उसको आप लिख सकते हैं, फोर्स इन एनी गिवन मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलन एम को रख दिया आपने एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। ओके, अब इसको देखो, बस क्या है ये 1/एप्सिलन आर टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही तो एक्सप्रेशन है पूरा। अरे यही तो एक्सप्रेशन है पूरा। तो इसको क्या लिख सकते हो, फोर्स इन एनी गिवन मीडियम को इसको आप लिख सकते हैं F डिवाइडेड बाई एप्सिलन रिलेटिव, F बाई रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स इन एनी गिवन मीडियम इज फोर्स अपॉन एप्सिलन आर। बहुत बेहतरीन, बहुत काम की बात है, इसको नोट करो अच्छे से। ठीक है, सभी लोग बढ़िया तरीके से नोट करना, अच्छी बात है ये, बहुत ज़्यादा काम की बात है। देखो अपना सीक्वेंस यही चलेगा लेक्चर्स का, कॉन्सेप्ट, सवाल, और कुछ सवाल मैं रोज की तारीख में आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और अगले लेक्चर में सबसे पहले मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा। तो सिर्फ वही बच्चा इन लेक्चर्स को सर्वाइव कर पाएगा जो रेगुलरली रिवाइज कर रहा है और होमवर्क कर रहा है। जिसने होमवर्क कर किए बिना लेक्चर अटेंड करने का सोचा, उसके लिए जो है शुरुआत के 20-25 मिनट वेस्ट है, क्योंकि हम लोग एक एक डेकोरम फॉलो कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ यहाँ पे किसी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए तो लेक्चर्स ले नहीं रहे। उद्देश्य हमारा निश्चित है कि आनी चाहिए बेहतरीन रिजल्ट, बढ़िया एकदम रिजल्ट हमको चाहिए। उसके लिए आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा साल भर मेरे साथ। साल भर में मतलब बचा ही कितना टाइम है, 4-5 महीने में तो हमारा सिलेबस हो ही जाएगा। अभी दिस इज़ प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर एंड तक तो एनी हाउ हो ही जाएगा। तो थोड़े समय की बात है, ईमानदारी से काम करोगे अगर तो मज़ा आएगा। इतनी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है गुरु? चलो बहुत बढ़िया, इतना नोट करो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि कर लिया तुमने ये नोट। और अपने गले का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मैंने आइसक्रीम खा ली थी, देखो कितनी दिक्कत हो गई मुझे। गर्म पानी पी पी के लेने पड़ रहे हैं लेक्चर। गला दिनेश। चलो बहुत बढ़िया, तो पहले एक आध सवाल देखते हैं इस बात पे, फिर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, है ना? सिंपल सा सवाल है, +5 -1, समय है 20 सेकेंड। ठीक है, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड में पढ़ के समझ के आंसर आपको देना है। अगर दे दिया तो मार्क्स लिख लेना +5, वरना -1। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गिव्स एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स? अब यार ये तो बहुत ही सीधी सी बात है कि हमको मालूम है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच के फोर्स की बात, तो वो देता है कूलम्स लॉ, F=K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तीनों लॉज ऑल दो अभी हमको पता नहीं है ना, लेकिन वो आंसर उनमें से कोई है भी नहीं, यही आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, चलो यही करो, बढ़िया सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है। +5 -1, इसके लिए मैं आपको दूंगा 45 सेकेंड, और सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद में टाइमर ऑन करूंगा। 45 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करना है। फोर्स ऑफ 4 न्यूटन acting between two charged particles in air, if a space is completely filled with a glass of this relative permittivity, then the new force will be only 45 seconds। 45 सेकेंड में अगर आपका आंसर आया है और सही आया है तो आप खुद को +5 करेंगे, वरना आप खुद को -1 करेंगे। इतनी सी बात है, ठीक है? अभी जो पढ़ा तुरंत उसको अप्लाई करो, जो सीखा उसको तुरंत के तुरंत अप्लाई करो, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आंसर आपका आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देखना मत। आई एम सॉल्विंग हियर, यू डोंट वॉच, यू डू योर वर्क। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ। ये फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर परमिटिविटी को कैसे रिलेट करते हैं हम? परमिटिविटी को ऐसे रिलेट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ
मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ऐसा लिखते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या हो जाएगा इसमें? सीधी सी बात है, आपको अभी हमने ये डिस्कस किया अभी हम लोगों ने कि जो एफ डैश है, फोर्स इन एनी गिवन मीडियम, इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और बाकी सब सेम। एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, यानी इन शॉर्ट ये आएगा फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब जो फोर्स आपको देके रखा हुआ है 4 न्यूटन का, उसको आप डिवाइड कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी से, है ना। दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स इन दैट गिवन मीडियम। कितना हो जाएगा ये? 1/2 यानी 0.5। 1/2 यानी 0.5। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नोट कीजिए, और अगर आपने सही किया है तो खुद को +5 कीजिए। सर ये कब सीखा हम लोगों ने? अभी हमने बेटा पूरे 4.5 मिनट पहले सीखा ये देखो ये लिखा है ना इधर, फोर्स इन एनी गिवन मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी। देख लिया सवाल इस पे, काम की बात है एकदम। ठीक है, चलो शानदार 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 शानदार। बातें बढ़ा देते हैं आगे, बातें बढ़ा देते हैं आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक सवाल आपको और देता हूं मैं। ये सवाल कीजिए, चार्जेस ऑन द स्फीयर्स, चार्जेस ऑन द स्फीयर्स आपको देके रखे हुए हैं। बना देते हैं स्फीयर्स, ठीक है। +10 और -5 ये हमने बना दिए। स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, कितने चार्ज हैं इन पे? स्फीयर नंबर 1 पे Q1 है +10 माइनस माइक्रोकूलम, और Q2 है -5 माइक्रोकूलम। दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F। अब क्योंकि ये अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, इनमें अट्रैक्शन होगा, और पहले केस में फोर्स आपको देके रखा हुआ है F, और ये क्या नेचर है इसका? अट्रैक्टिव। खैर नेचर की बात का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। एनीवेज, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, द न्यू फोर्स बिटवीन देम कीपिंग द डिस्टेंस सेम, मतलब R इज सेम। R आपने रखा हुआ है सेम टू सेम, उनके बीच का डिस्टेंस आपने सेम रखा हुआ है, और आपने क्या किया? उनको +2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। तो फाइनली, इसको हम लोग इनिशियल कहते हैं, इनिशियल सिचुएशन। इनिशियली, फाइनली कितना बन जाएगा पहले वाले पे चार्ज? पहले वाले पे चार्ज बन जाएगा 10 + 2 यानी 12 माइक्रोकूलम, और दूसरे वाले पे चार्ज बन जाएगा, कितना बन जाएगा? -5 + 2। स्केलर एडिशन होता है, सीखा है हमने कल की प्रॉपर्टीज में, यानी -3 माइक्रोकूलम। अरे रे 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 रे। अच्छा, पहले केस में आप फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते? अगर मैं फोर्स की बात करूं, पहले वाले को मैं F कह देता हूं, दूसरे वाले को F' कह दूंगा। तो F को मैं क्या लिख सकता हूं? K टाइम्स ऑफ Q1 Q2। Q1 की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहा हूं मैं 10, है ना, माइक्रोकूलम। माइक्रो की चिंता मत करना, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर -5, माइनस की चिंता भी मत करो, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं हम। ये मॉड बना दिया, मॉड मतलब प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी। नहीं, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं बालक, क्या अरे ये मॉड क्यों ले लिया, दीवारों में क्यों डाल दिया? अरे मॉड मतलब प्लस माइनस की चिंता तुमको नहीं करनी है, इतनी सी बात है। डिवाइडेड बाय R²। चलो, और दूसरे केस में जो फोर्स है उसको F' कह देते हैं। दूसरे केस के फोर्स को F' कह देते हैं, उसके भी मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। K टाइम्स ऑफ Q1। Q1 कितना बन जाएगा? +12 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस की चिंता खैर कर नहीं रहे हम लोग, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है सिर्फ। 3 माइक्रोकूलम बटा R²। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो F/F' कितना आ गया? F/F' कितना आ गया? K/R², K/R² कैंसल आउट हो गया, K/R² कैंसल आउट हो गया, माइक्रोकूलम गया, ठीक है, माइक्रोकूलम पूरी यूनिट कैंसल आउट हो गई। 50/36, F/F' की वैल्यू आ रही है 50/36, यानी 25/18। 25/18,
तो f बाई एफ डैश इज 25/18, f बाई एफ डैश इज 25/18, सो एफ डैश इज 18f/25, यानी कि आंसर है सी। स्टेप बाय स्टेप पूरा विस्तार में पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना। और अगर तुमने ये सही किया है, अगर आपने ये सही किया है तो +5, वरना आपको मालूम है -1। नोट कीजिए इस बात को सभी लोग, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। नोट कर लीजिए। ओके, ऑल ऑफ यू क्विक, तेज रफ्तार में। और कोशिश किया करो कि जब भी कोई भी सवाल आए, छोटा हो बड़ा हो, तो आप लोग मुझसे पहले उसका जवाब निकालो। उससे बाय डिफॉल्ट आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ेगा। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर, ठीक है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं अभी हम लोग, है ना। अब हम समझ रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बढ़िया डिस्कशन है, ये भी अच्छा डिस्कशन है। अब वेक्टर फॉर्म की क्या आवश्यकता है, पहले तो देखो, कोई भी बात समझने के पहले कि वो जरूरी क्यों है, कर क्यों रहे हम लोग, ये तो पता होना चाहिए हमको। कि अगर मैं आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहा हूं तो सर अभी तो आपने कूलम लॉ बता दिया, तो उसके बाद एक बार फॉर्म क्यों पढ़ा रहे हो। नहीं भी पढ़ाओगे तो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अभी तक आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। अभी तक आपको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना था। अभी अभी आपको उसके बीच की डायरेक्शन निकालनी नहीं आती है कि वो फोर्स कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। ये चर्चा आपको अभी करनी नहीं आती है। आती है क्या, नहीं आती है। हम समझ रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ताकि आप लोग उस फोर्स की डायरेक्शनैलिटी की बात कर सको, ताकि आप लोग उस फोर्स की डायरेक्शनैलिटी की बात कर सको। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, और इनके बीच का सेपरेशन है R। इनके बीच का सेपरेशन है कितना, इनके बीच का सेपरेशन है कुछ R। अच्छा 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 अच्छा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टू चार्जेस, इनके ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव किसी भी प्रकार का फोर्स लग सकता है, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव हुआ तो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होगा, और अगर रिपल्सिव हुआ तो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होगा। अट्रैक्टिव है तो भी अलोंग आर, रिपल्सिव है तो भी अलोंग आर। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि जो फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी आर कैप। अब सर ये क्या नई बला आ गई आर कैप, अच्छा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते ये तो कैप वैप तो हमने 11वीं क्लास में देखा था। समझ में आती है ना ये बात है, यूनिट वेक्टर है ये। नहीं यार, होता है बच्चे एकदम से आउट ऑफ कंफर्ट जोन चले जाते, कैप कहाँ से आ गया, अभी अच्छा वाला चल रहा था, कैप ले आए सर फोकट में। यूनिट वेक्टर बेटा, ये यूनिट वेक्टर याद करो, 11वीं क्लास, कक्षा 11वीं। डरे सहमे से बैठे रहते थे कोचिंग में, ऐसे क्या चल रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है ना। वही दिन याद करो, तब आपने पढ़ा होगा टोपी के बारे में, कैप के बारे में। क्या होता है ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या दर्शाता है, यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, यानी यूनिटी। अच्छा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। और ए कैप होता क्या है, कुछ भी नहीं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड 1 बनाना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अरे किसी का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 10 है तो मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 1 बन जाएगा ना। तो ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ऐसा होता है ये होता है यूनिट वेक्टर। अच्छा सर, और भी थोड़ा बता ही रहे हो वेक्टर, तो पढ़ा ही दो, पूरा वेक्टर ही पढ़ा दो बैठे बैठे, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जितनी बातें काम की उतनी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लाड़ में नहीं आना है। तो इसके बाद यूनिट वेक्टर तो आपने समझ लिया। अब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। अब जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना बेटा, कि ये मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और 3D में जेड एक्सिस भी है, जो मैं बना नहीं रहा हूँ, बस समझ लेना कि ये जेड एक्सिस है इधर। और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आपको बात करनी है ओरिजिन से लेकर, आपको बात करनी है ओरिजिन से लेकर ये
पी पॉइंट तक की, तो आप इसको कैसे दर्शाओगे? अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि पी पॉइंट कहां है, तो आप क्या बोलोगे? यहां है। अगर मैं आपसे कहूं कि पी पॉइंट किधर है, ये पी पॉइंट कहां है, तो आप क्या बोलोगे? सर वहां है। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, आपको एक टेक्निकल तरीका चाहिए बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। आप ऐसा कहोगे कि सर ये जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे कुछ एक्स अमाउंट के डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे कुछ वाई अमाउंट के डिस्टेंस पे, जेड एक्सिस पे कुछ जेड अमाउंट के डिस्टेंस पे है। यानी हमारे पास कन्वेंशंस हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट किया जाए पी पॉइंट के लोकेशन को, तो हम कह सकते हैं कि उसका पोजीशन वेक्टर होने वाला है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये कहलाता है बेटा पोजीशन वेक्टर, है ना। ये बेसिक जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी काम आने वाली है। ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम क्या करना चाह रहे हैं? हम कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सर आपने ये कहा कि इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ बेटा होता है। अब सर ये तो आपने इसके मैग्नीट्यूड की बात की, ये तो आपने इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की, आप इसके डायरेक्शन की भी बात कीजिए। आपने इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की अभी, आप इसके डायरेक्शन की भी बात कर लीजिए। कर लेते हैं डायरेक्शन की बात, कौन सी बड़ी बात है। अगर इतना मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन कहां है? अगर मैं डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दूं, अगर मैं इस फोर्स में डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दूं, तो इसके ऊपर ये वेक्टर फॉर्म लग जाएगा ना, वेक्टर का एरो लग जाएगा। मतलब अब ये क्या बन गया है? अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन कहां है इसकी? कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करोगे आर कैप से। डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करोगे आर कैप से, ठीक है। और ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा, आर कैप को आप लिख दोगे, आर कैप को लिख दोगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यही एफ वेक्टर बन जाएगा के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर कैप को लिख दिया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, तो ये बन गया आर क्यूब। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आपके सामने आया वेक्टर फॉर्म। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, बात अभी भी खत्म नहीं हुई है ना। करेंगे, इसको और डिस्कस करना है और इलेबोरेट करना है हमको। फिर भी इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो आपने तो स्क्वायर पढ़ाया, हमारी किताब में तो क्यूब लिखा है, आपने क्यूब पढ़ा दिया, हमारे इसमें तो स्क्वायर लिखा है, गड़बड़ हो गई। ऐसा फालतूगिरी नहीं करनी, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म आपने इस तरह से लिखा, आर कैप को आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर रख दिया, है ना। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है? इनके बीच का एक्चुअल सेपरेशन, ठीक है। और ये आर वेक्टर क्या है? करते हैं इस पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा तुमको, समझोगे? बताऊं? पक्का? चलो ठीक है। देखो यार, बात क्या चल रही है? बात चल रही है कि आपने वेक्टर फॉर्म तो देख लिया, बिल्कुल देख लिया। और आपने क्या एक्सप्रेशन लिखा है सर वेक्टर फॉर्म का? बेटा हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है कि जो एफ है वो है के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय आर क्यूब, और यहां पे आ रहा है आर वेक्टर, और यहां पे आ रहा है आर वेक्टर। चलो खुशी की बात है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि कूलम लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या? अब और क्या बचा है? समझो, अब ये बचा है कि आपके पास जो फोर्स है, अब अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कूलम लॉ की बात करूं, है ना, हमें यह पता है कि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्टिव लगेगा, होगा आर के अलोंग ही, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अब मान लो, प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा। ये रहे दो चार्जेस, आपको किस पे बैठना है? आपको किस पे बैठना है? आपको मैंने बिठा दिया 2 पे, यहां पे तुम्हारा नाम लिख लो, ठीक है। मैं सोनटू को लिख रहा हूं, यहाँ पे सोनटू बैठा हुआ है, तुम्हें बैठना है तुम बैठ जाओ, सोनटू को बिठाना है सोनटू को बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोनटू यहाँ पे बैठा है, और एक पॉइंट पे बिठा देते हैं सोनटू के दोस्त को, मोन्टू को, ठीक है। ये है मोन्टू, दिस इज मोन्टू। अब आपको पता करना है कि दोनों, मान लो दोनों में पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों पे रिपल्सिव लगेगा फोर्स, बिल्कुल लगेगा। क्या जितना फोर्स 1 2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स 2 भी 1 पे लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। क्या जितना फोर्स पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी
पहली बॉडी पे लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे राइट में फोर्स लगा रही है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे राइट में फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लेफ्ट में फोर्स लगाएगी, है ना? अरे हाँ या ना, बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना है। बिल्कुल। ये मान लो इनके बीच का सेपरेशन आर है, आपने लिख दिया कि ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सोन2 ड्यू टू मोन2 इज दिस मच F21। F21 को क्या लिखा मैंने? F21 को क्या लिखा मैंने? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और F12 को क्या लिखा मैंने? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अगर आप 2 पे फोर्स निकाल रहे हो, अगर आप 2 पे फोर्स निकाल रहे हो तो आपको यहां क्या रखना पड़ेगा? आपको ये पोजीशन वेक्टर रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा R पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। 1 से 2 तक मेजर कर रहे हो, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं फोर्स एक्टिंग ऑन दूसरी बॉडी यानी सोन2 ड्यू टू पहली बॉडी दैट इज मोन2। सो दैट इज गोइंग टू बी कितना? दैट्स गोइंग टू बी k टाइम्स ऑफ q1 q2 डिवाइडेड बाय जो भी इनके बीच का सेपरेशन है, मैग्नीट्यूड वो तो मॉड है ना, मॉड r क्यूब लिख दो, इनटू पोजीशन वेक्टर R21 को आप लिख सकते हो R2 माइनस R1, ठीक है, या तो R21 लिख दो, एक ही बात है। चलो इसको R21 ही लिखते हैं बस, R21, और सेपरेटली लिख देता हूं कि R21 होता क्या है, R21 R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इस बात को नोट करो, इस बात को नोट करो। अब ये स्ट्रेट लाइन में देख के तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन मान लो इन्हीं चार्जेस को मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, इन्हीं चार्जेस को मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया कि ये रहा पहला चार्ज, चार्ज नंबर 1, और ये रहा दूसरा चार्ज, चार्ज नंबर 2, और मैंने इनकी चर्चा कुछ इस तरह से की कि ये है पोजीशन वेक्टर नंबर 1, ये है पोजीशन वेक्टर नंबर 2, ठीक है, ये है पोजीशन वेक्टर नंबर 2। सुनते चलना, ये बना दिया मैंने पोजीशन वेक्टर नंबर 1, पोजीशन वेक्टर नंबर 2, ठीक है। और ये क्या है? ये है, ये क्या है? दूसरा कलर यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये क्या है? ये है R1 R2, ठीक है, R1 R2 R21, क्लियर? ठीक है बात। तो R21 को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो R2 माइनस R1। क्या चल रहा है सर? ये बेटा ये वेक्टर का ज्ञान है, लिख लेना, काम की बातें। पूरा 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 तुमको रिकैप करवा दिया मैंने, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ये स्लाइड पे जितना है बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिखो सभी लोग, ठीक है। ऑल ऑफ यू डू दिस क्विक, लिख लो इस बात को। क्या देखा अभी तक हमने? कूलम्स फॉर्म, लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा, फोर्स की चर्चा की, मैग्नीट्यूड की चर्चा की, उसकी डायरेक्शन की चर्चा की, ठीक है। यूनिट वेक्टर की बात कर ली कि यूनिट वेक्टर क्या होती है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो किसी पोजीशन को डिनोट करता है किसी पॉइंट के, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की पोजीशंस की बात करनी है आपको, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताएगा। अब मान लो कि ये दो चार्जेस रखे हुए हैं, सोन2 मोन2 को आपने यहां पे बिठा दिया, एक दोस्त यहां बैठा है, दूसरा दोस्त वहां बैठा है। आपको निकालना है कि दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है, इधर लगेगा दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स F2 ड्यू टू 1, है ना। पहला वाला दूसरे को धक्का देगा इधर, तो कितना होगा? वो इतना होगा। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे करोगे, ठीक है। करेंगे, इस पे सवाल भी करेंगे हम लोग। चलो, तो इससे ज्यादा बाहर कोई बातें नहीं जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि अगर आपके पास कल को
अगर आपके पास कल को एक से अधिक चार्जेस आ गए, जैसे मान लो ये तुम हो और तुम किसी चार्ज पे बैठे हुए हो, दिस इज यू सिटिंग ऑन सम ऑफ द चार्ज, या आप बैठे हैं किसी चार्ज पे, ओके। आपके चार्ज को मैंने Q लिख दिया और आपके सामने एक दूसरा चार्ज है Q1, तो Q1 आपको धक्का दे रहा है, Q1 आपको धक्का दे रहा है, आप दोनों पॉजिटिव हो। Q1 ने दिया आपको धक्का, Q1 ने दिया आपको धक्का इस डायरेक्शन में, Q1 ने आपको धक्का दिया, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन चार्ज है इसलिए, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ये है फोर्स, ये है फोर्स, इसको हम लोग Q क्या बोले, चलो इसको आप पे जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, इसको मैंने F1 कह दिया। ग्रीन कलर यूज करते हैं ना, ग्रीन वाले चार्ज की वजह से ग्रीन वाला फोर्स, और इसको भी हमने F1 लिखा, और डायरेक्शन आपके सामने। अब बात ऐसी है कि कल को अगर एक दूसरा चार्ज आके बैठ जाए, जैसे ये दूसरा चार्ज ले लिया मैंने Q2 और वो भी पॉजिटिव है, तो वो आप पे धक्का लगाएगा, वो भी आप पे धक्का लगाएगा, लेकिन दूसरे चार्ज के प्रेजेंस की वजह से, एक एडिशनल चार्ज के प्रेजेंस की वजह से ओरिजिनली जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि पहले चार्ज पे जहां पे आप बैठे हुए हो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, उसको आपने F1 कह दिया। अब आपने एक और चार्ज रख दिया उसके आसपास कहीं पे, तो उस चार्ज के कारण भी आपके ऊपर फोर्स लगेगा, वो आपने कह दिया F2। लेकिन बात इतनी है कि ये मान लो इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, आपने एक और चार्ज रख दिया, तो इस 10 न्यूटन के फोर्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसा कैसा लगता रहेगा। अब कितना लगेगा, अब इनका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस पे। अब मैंने एक और चार्ज ले लिया, यहां पे Q3 रख दिया मैंने। अच्छा, तो Q3 के कारण क्या हो रहा है, Q3 के कारण एक और फोर्स लग रहा है, ये एक और फोर्स लग गया, आपने लिख दिया इसको F3, एक और फोर्स ले लो, ठीक है, ये एक और फोर्स ले लिया आपने, यहाँ पे Q4 ले लिया आपने, यहाँ पे Q4 ले लिया, ये ले लिया आपने Q4 के कारण आपके ऊपर एक फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, Q4 के कारण आपके ऊपर एक फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, ये लग गया फोर्स, ठीक है, ये लग गया फोर्स, बहुत बढ़िया। कितना लिख दिया आपने इसको F4 लिख दिया। तो आपके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, आपके ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा वो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। आपके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। आपके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट है। यह कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेक्टर सम कर रहे हैं, ध्यान रखना, सिंपली ऐड मत कर देना 10 + 5 + 2 + 3, ऐसा मत कर देना, वेक्टर सम करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो ये एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q और एक और चार्ज है Q, ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है 90 डिग्री, है ना। सरल सा एग्जांपल समझते हैं। तो C की वजह से A पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है यहां, B की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है यहां, C की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है यहां। तो A पे नेट फोर्स कितना बन जाएगा, A पे नेट फोर्स कितना बन जाएगा। अब मान लो कि इसको मैंने कह दिया, इनके फोर्स को मैंने कह दिया F, क्योंकि ये डिस्टेंस आ रहा है, इसको भी मैं R ले लेता हूं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी F बन गया। तो रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा √A² + B² + 2AB cos 90, जो कि होता है 0। तो आंसर तुम्हारा आएगा √2 टाइम्स ऑफ F, आंसर तुम्हारा आएगा √2 टाइम्स ऑफ F। और F की वैल्यू आप कितनी रख दोगे, किसी भी दो के बीच के जो फोर्स की आप बात कर रहे हो, सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस है, तो F आप लिख दोगे कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है हमने, न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें हमने रखी नहीं है, सिर्फ बात समझने के लिए कि एंगल पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये। क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर्स के √A² + B² + 2AB cos थीटा। क्लियर, नोट कर लो इस बात को, सिंपल सी बात है। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए, हम लोगों ने कुछ सवाल देखे, अब मैं आपके लिए दे रहा हूं कुछ एग्जाम्पल्स। ये है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1।
अगले सेशन में यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। इन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, फिर बातें बढ़ाएंगे आगे। ये है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और आज का जो एक क्वेश्चन मैंने कहा कि हाँ, वो एक क्वेश्चन जो आज के होमवर्क में था वो अब हम लोग कर सकते हैं ना। आज के होमवर्क में एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था कूलम्स लॉ पे है। तो खैर आपने कूलम्स लॉ पढ़ा नहीं था तब तक, इसलिए उसको भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन डू इट टुडे। तो कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपके पास आज हैं। तो होमवर्क क्या है आपका? आपका होमवर्क आज के लिए क्या है? आज के लिए आपका होमवर्क है री री रिवाइज। जब आप रिवाइज करोगे तो आप वाइज बन जाओगे, समझदार बन जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन करना है प्रॉपरली। उसके बाद रीसॉल्व टुडेज न्यूमेरिकल्स, रीसॉल्व टुडेज न्यूमेरिकल्स, है ना। और सॉल्व होमवर्क क्वेश्चंस। क्या सॉल्व करना है? होमवर्क के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है आज का, और तुरंत मुझको बताना है, ठीक है। भेज सकते हो आप लोग आपका होमवर्क, बताया था मैंने, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, है ना। ये तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखो, मज़े से पढ़ाई लिखाई करो। और शुरुआत में जो लाइन सुनाई थी याद रखना, वो अंधेरे हों लाख मगर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। गिरे हो, उठो, खड़े हो, दौड़ लगाओ, फिर से छलांगे लगाओ। जो लोग चलते हैं दौड़ते हैं वही गिरते हैं। बैठा हुआ है शांति से, वो क्या गिरेगा, क्या ही करेगा वो, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। चलो मिलते हैं, ओके बाय।